शुभ संध्या के साथ मैं राजकुमार यादव आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं। आप लोगों ने आग्रह किया हमसे कि हम लोगों को रुधिर परिसंचरण तंत्र, स्नायु तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो ठीक है, हम तीनों आप लोगों को एक एक करके देते रहेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र की, और सबसे पहले हम लोग परिसंचरण तंत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे हम लोग सबसे पहले, और जानने का प्रयास करेंगे कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है, हमारे शरीर में इसकी क्या आवश्यकता होती है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो साथ ही में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप लोगों के लिए जो पहला वीडियो है, आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम यहाँ से आपको बराबर देते रहेंगे, तो फिर आपको लगातार हमारी सारी वीडियोस प्राप्त होती रहेंगी। तो देखते हैं हम लोग परिसंचरण तंत्र। अभी आप लोगों को किसी प्रकार का नोट नहीं बनाना है, हम बताएंगे आप लोगों को जब नोट बनाना होगा, और इसको हम भलीभांत तरीके से आपको नोट करवा देंगे। पहले इसको समझने का हम लोग भलीभांत तरीके से प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए अध्ययन करते हैं इसका। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र का तात्पर्य होता है, परि का मतलब ही होता है कि परि का मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ, और संचरण का मतलब होता है संचरित होने वाला। तो हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में जिन अंगों के माध्यम से रुधिर पूरा संचरित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। और साथ ही में देखिए, परिसंचरण तंत्र में अगर हम अध्ययन करें तो परिसंचरण तंत्र की खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो परिसंचरण तंत्र की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो याद कर लीजिए किसने किया था, विलियम हार्वे ने। तो विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम क्या किया, परिसंचरण तंत्र की खोज किया। और इन्होंने क्या किया, जैसे हम देखते हैं कि प्रायः हमारे शरीर का रुधिर की अगर हम लोग बात कर लें तो रुधिर को देखते हैं कि रुधिर हमारे शरीर में पूरा नाखून अर्थात पैर से लेकर के सिर तक पूरा इसका परिसंचरण अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन होता रहता है। तो यह गमन किसके माध्यम से होता है, तो सबसे पहले विलियम हार्वे का ध्यान तो देखिए कई वैज्ञानिकों का गया, लेकिन सबसे जो सुटेबल देने का काम किया वह किया था किसने, विलियम हार्वे ने। इसलिए परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता के रूप में माना जाता है किसको, विलियम हार्वे को। और विलियम हार्वे ने जब इसका खोज किया तो मुख्य रूप से इन्होंने क्या किया, इसके 4 घटकों का वर्णन कर दिया। और 4 घटक में कौन कौन से घटक बताए इसके, तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से घटक इसके बताए इन्होंने, और इसका हम आज संक्षिप्त वर्णन आप लोगों के सामने करते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट में, या टाइम मिला तो आज ही आप लोगों को इसका नोट भी करवा देंगे, ठीक है। तो अभी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी केवल और केवल आपको क्या करना है, समझना है इसको। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की, तो परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले किया किसने, विलियम हार्वे ने। और इन्होंने क्या किया, रुधिर परिसंचरण तंत्र को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में इसका बांट दिया इसको। और बांटा कौन कौन सा भाग, एक भाग को सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, रुधिर कहा, और दूसरा भाग इसका क्या कहलाया, हृदय, हार्ट कहलाया, ब्लड हार्ट, और तीसरा क्या कहलाया, रुधिर वाहिनियां, और चौथे भाग को इन्होंने क्या बता दिया, चौथा भाग बता दिया इन्होंने लसिका तंत्र। तो ध्यान दीजिएगा, 4 भागों में इन्होंने बांट दिया, और चौथे भाग का क्या नाम दिया इन्होंने, लसिका तंत्र दिया। तो 4 भाग में बंटवारा हो गया, रुधिर हो गया, हृदय हो गया, रुधिर वाहिनियां हो गया, और कौन हो गया, लसिका तंत्र हो गया। और 4 भागों में इन्होंने बांट करके चारों को अलग अलग भागों में क्या किया, वितरित कर दिया। और आगे चल करके इन्होंने क्या किया, रुधिर को भी 2 भागों में क्या किया, बांट दिया, ठीक है। और रुधिर को जब 2 भागों में बांट दिया तो रुधिर में अब ये क्या कहलाया, एक कहलाया रुधिर प्लाज्मा, पहला क्या कहलाया, रुधिर प्लाज्मा, और दूसरा क्या कहलाया, रुधिर कणिकाएं कहलाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाई, रुधिर कणिकाएं। तो इसके 2 पार्ट इन्होंने बताया,
ठीक है, अभी मैं संक्षिप्त इसका वर्णन कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में हो जाए कि इसमें ये चीज़ें हैं और यही चीज़ का हमको अध्ययन भलीभांति तरीके से करना है। तो देखिए, पहली चीज क्या, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के 4 घटक हो गए, कौन, रुधिर हो गया, और रुधिर के अंतर्गत इसको 2 भागों में बांट दिया, रुधिर प्लाज्मा और दूसरा क्या बांट दिया, रुधिर कणिकाएं। अब इन्होंने क्या किया कि इस रुधिर कणिकाओं को भी क्या किया, 3 भागों में इसको बांट दिया। और 3 भाग कौन कौन से थे, आरबीसी थी, और कौन सी थी, डब्ल्यूबीसी थी, और क्या था, रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स। और इसी के अंतर्गत हम लोग एक चीज का और अध्ययन करेंगे, वह कहलाएगा आपका क्या, रुधिर वर्ग। और रुधिर वर्ग में कौन कौन आता है, तो रुधिर वर्ग में आपको ए बी और ओ यह कहलाता है कि, और इसका खोज किसने किया, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। ध्यान दीजिएगा, किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, और इसी रुधिर के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है, पढ़ना है इसके साथ RH फैक्टर। क्या पढ़ना है, RH फैक्टर पढ़ना है। और RH फैक्टर का खोज किसने किया था, तो इसकी भी खोज करने का काम किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। फिर से देखिए, रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं के अंतर्गत 3 कणिकाएं बताए इन्होंने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा क्या बता दिया, रुधिर प्लेटलेट्स। अब ये इसी के साथ हमको और क्या अध्ययन करना है, इसी के अंतर्गत अध्ययन करना रुधिर वर्ग का अर्थात ब्लड ग्रुप का। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया, तो आप कहेंगे स्पष्ट रूप से कार्ल लैंड स्टीनर ने किया है। और इसी में एक लोगों का नाम और आता है, टी स्टीलो और कैस्टुलरी, ये भी इनके वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी इनका सहयोग किया था इस खोज करने में, इसलिए इनका भी नाम आता है टी कैस्टिलो और कैस्टुलरी का। तो इन्होंने कितने भागों में इसको बांटा, ए बी और ओ ग्रुप में बांट दिया। यह भी किसके अंतर्गत बांटा था, तो एंटीजन और एंटीबॉडीज के अंतर्गत इसको क्या किया था, डिवाइड किया था। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी। इसके साथ में देखिए, हृदय को क्या किया गया, हृदय को 2 भागों में बांट दिया गया। तो देखिए, इसका 2 भाग कौन कौन सा बटा, एक इसका क्या कहलाया, आलिंद कहलाया, और इसके बाद क्या कहलाया, निलय कहलाया। ठीक है, और हृदय के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, और एक चीज और देखिए, और हृदय के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आलिंद और निलय। आलिंद को भी 2 भागों में बांट दिया गया, दायां आलिंद और बायां आलिंद, और निलय को भी बांट दिया गया, दायां निलय और बायां निलय में इसको बांट दिया गया। इसके साथ देखिए, और भी देखिए, हृदय में क्या होता है, हृदय की धड़कन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो याद रखिएगा नोड से होती है। कहाँ से होती है भैया, नोड से होती है, इसके धड़कन की शुरुआत होती है। तो इसका संचालन कहाँ से होता है, नोड से होता है, धड़कन का। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ देखिए, इसके साथ हृदय की जो गति है, ठीक है, हृदय में 2 छिद्र पाए जाते हैं, और उसका भी अध्ययन हम लोग यहाँ से करेंगे। इसके बाद देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे, रुधिर वाहिनियाँ। और रुधिर वाहिनियों के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो रुधिर वाहिनियों के अंतर्गत आपका आता है धमनी और शिरा। किसका अध्ययन करेंगे, धमनी का और शिरा का, धमनी तंत्र, और धमनी तंत्र के साथ किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, शिरा तंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, लसिका तंत्र, और लसिका तंत्र का अध्ययन भी हम लोग इसके अंतर्गत क्या करेंगे, करना है। ठीक है, आइए एक बार हम इसका शार्ट में आपको अध्ययन करा देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करें किसका, रुधिर का। तो रुधिर में सामान्य मनुष्य में अगर हम रुधिर की बात करें, आइए एक एक टॉपिक को देखते हैं खूब ध्यान से, इसको रुकिए। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले किसकी, रुधिर की, तो अगर हम लोग देखें कि सामान्य मनुष्य में रुधिर कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो सामान्य मनुष्य में रुधिर की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। और कितने किलोग्राम व्यक्ति के मनुष्य में इसकी मात्रा होती है, तो लगभग याद रखिएगा कितना, 70 kg। लगभग अगर 70 kg का व्यक्ति है तो उसके अंदर जो रुधिर की मात्रा होती है वह कितनी होती है, 70 kg
केजी व्यक्ति के अंदर लगभग रुधिर की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर इसकी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि रुधिर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो देखिए इसकी उत्पत्ति जो बच्चों में होती है वह प्लीहा में होती है, और जब यही जो होते हैं वयस्कावस्था आती है, बड़े हो जाते हैं, तो इसकी उत्पत्ति जो होती है कहाँ से होती है? तो अस्थि मज्जा से होती है। ठीक है, कहाँ से होती है? अस्थि मज्जा से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, और आगे देखिए, और रुधिर कैसा होता है? तो रुधिर देखिए ये लाल और श्वेत ऑलरेडी आपकी कणिकाओं के रूप में पाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि रुधिर का रंग कैसा होता है मनुष्यों के अंदर, तो रुधिर का रंग जो होता है वो लाल होता है। और इसके साथ इसका अध्ययन करेंगे कि रुधिर में कौन सा तत्व विद्यमान होता है, तो रुधिर में सभी प्रकार के तत्व क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। और मुख्य रूप से अगर हम इसमें बात करें कि रुधिर क्यों लाल होता है, तो रुधिर के लाल होने का कारण है कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो इसमें हिम नामक लाल रंग का वर्णक होता है, और ग्लोबिन नामक क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, तो इसमें हिम नामक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, और ग्लोबिन नामक क्या होती है? प्रोटीन होती है। आगे देखिए, और इसके साथ साथ ध्यान दीजिए कि रुधिर का पीएच मान कितना होता है? पोटेंशियल हाइड्रोजन। जब इसका हम पीएच मान की बात करते हैं, तो इसका पीएच मान लगभग जो होता है 7 क्या होता है? 4 होता है। और आप लोग जानते हैं कि जब हम पीएच स्केल पर रखते हैं इसको, तो 1 से लेकर के 7 तक की बात करें, या 0 से 7 तक की बात करें, तो 0 से 7 के 6.9 6.9 तक का जो होता है वह अम्लीय होता है, और 7.1 से लेकर के 14 तक अर्थात 14 तक इसका मान क्षारीय होता है। और ध्यान दीजिए कि अगर 7 पर होता है तो उदासीन होता है। और ध्यान दीजिए कि इसका रुधिर का कितना पीएच मान होता है? तो लगभग कितना होता है? 7.4 होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए फिर से कि रुधिर कहाँ से उत्पत्ति होती है? तो प्लीहा बच्चों में। फिर उसके बाद जो है इसकी उत्पत्ति वयस्कावस्था में कहाँ तो होती है? तो अस्थि मज्जा से होती है, श्वेत अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा से होती है। ठीक है, आगे देखिए, मुख्य रूप से हम लोग अस्थि मज्जा ही इसको कहेंगे। रुधिर का रंग लाल होता है, क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन क्या है? हिम नामक का लाल रंग का वर्णक, और ग्लोबिन नामक क्या होती है? प्रोटीन होती है। आगे देखिए, इसके पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.4 होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, इसको केवल समझने का प्रयास करिए, नोट में इसको बढ़िया से करवा दूंगा। आगे देखिए, और इसके साथ देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रुधिर को क्या किया गया? रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं के रूप में बांट दिया गया। और मुख्य रूप से याद कर लीजिए कि रुधिर प्लाज्मा में सभी प्रकार के सभी प्रकार के कार्बनिक एवं कार्बनिक एवं अकार्बनिक सभी प्रकार के तत्व इसमें क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ठीक है, तो रुधिर प्लाज्मा में सभी प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग मुख्य रूप से जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वे क्या है? रुधिर कणिकाएं हैं। ठीक है, आइए हम रुधिर कणिकाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखेंगे आप लोग रुधिर कणिकाएं क्या हैं। अब देखिए, रुधिर कणिकाओं में जैसे हम लोग क्या लेते हैं? आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पस, अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं। और ये लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल किसके कारण होता है? अभी हमने बताया कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है इसमें कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो देखिए, सबसे पहला विकल्प इसका हो गया कि रुधिर करता है। अगर रुधिर नहीं, बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है, तो जब हम आपको श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे तो श्वसन तंत्र में हम बताएंगे कि हमारे शरीर में 2 प्रकार का अस्थायी यौगिक बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये अस्थायी रूप से बनते और टूटते रहते हैं।
तो ऑक्सीजन जा करके रुधिर से मिलता है। अब आप कहेंगे सर जी कि जब हम देखते हैं कि रुधिर जब शरीर से बाहर आता है, शरीर से क्या होता है, बाहर आता है तो जम जाता है, तो प्रायः हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि रुधिर ऑक्सीजन के डायरेक्ट संपर्क में आता है इसलिए जम जाता है। तो आखिर हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता? तो नोट कर लीजिए आप लोग कि हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देती है, और उस प्रोटीन का क्या नाम है? उस प्रोटीन का नाम है हिपैरिन। नोट कर लीजिए कि क्या नाम है उस प्रोटीन का, तो उस प्रोटीन का नाम है हिपैरिन, और यही हिपैरिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो हमारे शरीर में रक्त को जमने नहीं देती है। ठीक है, अब देखिए, तो ये दोनों बात याद रखिएगा। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो रुधिर करता है। रुधिर नहीं विकल्प में है तो आरबीसी करती है। आरबीसी भी नहीं विकल्प में है तो हीमोग्लोबिन की सहायता से होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इस प्रकार से इसके द्वारा क्या हो जाता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति भी हो जाता है। तो ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, हमारी इस आरबीसी का समय कितने दिन तक होता है? तो लगभग इसका, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमारे जो आरबीसी है ये, इसका समय होता है 100 से लगभग 120 दिन। ठीक है, 100 से लगभग 120 दिन इसका समय निर्धारित होता है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में एक चीज और ध्यान दीजिए कि आरबीसी जो होती है यह हमारे शरीर में और क्या करती है, ताप का नियंत्रण करती है। ठीक है, हमारे शरीर में क्या करती है, ताप का नियंत्रण करती है। और ध्यान रखिएगा दूसरी चीज जो है आरबीसी के बारे में विशेषता के रूप में याद रखिएगा, आरबीसी और क्या करती है हमारे शरीर में। आरबीसी का एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या? केंद्रक नहीं पाया जाता है किसमें? आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं उपस्थित होता है, केवल किसको छोड़ करके, केवल ऊंट की कोशिका और लामा की कोशिका को छोड़ दिया जाए तो हमारे शरीर में इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी पर। तो इस तरह से आरबीसी की यह विशेषता कम से कम अपने मन में आप लोग जरूर जो है इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यूबीसी का अध्ययन हम लोग करते हैं, और डब्ल्यूबीसी का जब अध्ययन करेंगे तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और ध्यान रखिएगा कि श्वेत रुधिर कणिकाओं में हमारे क्या होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, केंद्रक ऑलरेडी पाया जाता है। एक चीज, दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी और क्या करती है, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में रक्षक कणिकाओं का काम करती है, अर्थात हमारे शरीर में रक्षा करने का काम इस श्वेत रुधिर कणिकाओं के द्वारा किया जाता है ना। अब ये भी दो प्रकार की होती हैं, कण कोशिका, अकड़ कोशिका, है ना। और इसके अंतर्गत हम लोग मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स पढ़ेंगे। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि कुल मिलाकर के आप कह लीजिए ये हमारे शरीर में टहलते रहते हैं, और जहाँ भी इनको किसी प्रकार का अगर इनको रोगाणु या जीवाणु मिलता है, इनका यह भक्षण करने का काम करती हैं। कुल मिलाकर के कह लीजिए कि ये हमारे शरीर में रक्षा करती हैं और हमको समस्त रोगों से बचाने का काम डब्ल्यूबीसी के माध्यम से क्या होता है, किया जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। जब लिखवाएंगे तो लिखवाते समय इसको बहुत अच्छी तरह से आपको फिर पुनः समझाते हुए चलेंगे, है ना। आगे बढ़िए, अगला है देखिए डब्ल्यूबीसी के बाद आता है रुधिर प्लेटलेट्स। तो ध्यान देंगे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या होगा, रुधिर प्लेटलेट्स। ये अगला पॉइंट क्या है, रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, रुधिर प्लेटलेट्स। और रुधिर प्लेटलेट्स का क्या काम होता है हमारे शरीर में? आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर चोट लग जाती है या कट जाता है तो उसके अंगों के कट जाने के बाद, उसको चोट लग जाने के बाद कुछ समय के बाद वहां से रक्त का प्रवाह होना बंद हो जाता है। और बंद किसके कारण होता है? तो हमारे यकृत से। ध्यान रखिएगा कहाँ से, यकृत से दो विशेष प्रकार की प्रोटीन बनती हैं, और वह प्रोटीन होती है प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रोनोजेन। तो फाइब्रोनोजेन
और कौन सी हो गई, प्रोथ्राम्बिन। ठीक है, और यह प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रोनोजन दो विशेष प्रकार की प्रोटीन होती हैं जिसका निर्माण कौन करता है, यकृत। एक चीज और याद रखिएगा, हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण भी यकृत के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फाइब्रोनोजन और प्रोथ्राम्बिन का काम क्या होता है, तो जब किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर चोट लगती है, कट जाता है, ब्लड बहने लगता है, तो तुरंत ये प्रोथ्राम्बिन सक्रिय हो जाती है। और सक्रिय हो जाने के बाद मान लीजिए कि यह चोट लगी हो, तो इसी स्थान पर जा कर के यह फाइब्रोनोजन तुरंत जाकर क्या करती है, उस स्थान पर जाल बनाना शुरू कर देती है। और जब यह जाल बना लेती है तो प्रोथ्राम्बिन क्या करती है, कणिका कणिका के रूप में जाकर यहाँ पर बैठ जाती है। और बैठने के बाद धीरे धीरे उस स्थान से रक्त का प्रवाह होना बंद हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, हाँ लिखिए, हाँ सर समझ में आ रहा है लिखिए एक बार। देखिए यार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना तो लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, इतना लिखिए। अब देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़िए मेहनत से। तो फाइब्रोनोजन, अब पुनः देख लीजिए एक बार, यहाँ से प्रश्न आता है, खूब ध्यान से सुनिए, यहाँ से प्रश्न आता है। और देखिए रुधिर प्लेटलेट्स, यहाँ देखिएगा रुधिर प्लेटलेट्स में क्या होता है कि प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रोनोजन नामक दो विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसका निर्माण कहाँ से होता है, यकृत से होता है। और यकृत से जब इसका निर्माण होता है तो सबसे पहले फाइब्रोनोजन क्या करती है, इस कटे हुए स्थान पर पहले जाल बना लेती है। और जब जाल बनाकर तैयार हो जाती है तो प्रोथ्राम्बिन क्या करती है, कणिका कणिका के रूप में आकर के इसके सभी छिद्र पर बैठ जाती है और धीरे धीरे रक्त का प्रवाह होना बंद हो जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से एक आनुवांशिक रोग का नाम भी पूछा जाता है, और वह कौन सा आनुवांशिक रोग है, वह आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। दो रोग तो एकदम रट डालिएगा, हीमोफीलिया और वर्णांधता, एकदम रट डालिएगा इसको। कौन सा, हीमोफीलिया, और दूसरा कौन सा, वर्णांधता। और एक और पढ़ लीजिएगा, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये तीन का तीनों इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी वर्ष ऐसा नहीं व्यतीत होता है जिस वर्ष इसमें से तीनों में से एक क्वेश्चन न आया हो। इसलिए तीन को तीनों एकदम रट डालिएगा, रट लीजिएगा एकदम। और सुनिए ध्यान से, हीमोफीलिया का काम क्या होता है, यह एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, और यह एक आनुवांशिक रोग के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कहाँ पाया गया था, तो इसकी खोज सबसे पहले रानी विक्टोरिया के खानदान से हुआ था, है ना। अर्थात रानी विक्टोरिया का ही मेन नाम इसमें आता है, वहीं से हुआ था। और इसकी देखिए ये हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया जब किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर चोट लग जाती है, कट जाता है, तो ये प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रोनोजन एक तरह से यूं कह लीजिए कि एकदम सुसुप्ता अवस्था में हो जाते हैं। और सुसुप्ता अवस्था में होने के कारण रक्त का प्रवाह होना रेगुलर चलता रहता है, एकदम लगातार प्रवाहित होता रहता है ना। लगभग कुछ वैज्ञानिक इसको मानते हैं कि लगभग यह जो है 5 से 7 मिनट के बाद क्या होता है कि रक्त का प्रवाह होना बंद हो जाता है। यानी जो इनकी सुसुप्ता अवस्था है वह धीरे धीरे क्या होती है, हट जाती है, और फिर ये अपना कार्य धीरे धीरे करने लगते हैं। स्पीड से तो नहीं कर पाते हैं लेकिन धीरे धीरे करने लगते हैं। ठीक है, फिलहाल आप यही याद रखिए कि हीमोफीलिया नामक आनुवांशिक रोग जिस भी किसी व्यक्ति के अंदर पाया जाता है, उसका उस स्थान से कट जाने पर उसमें रक्त का प्रवाह होना बंद नहीं होता है। इसी को क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। और वर्णांधता रोग जिसके अंदर होता है, अब इसकी भी चर्चा इसी समय कर देते हैं। वर्णांधता रोग जिसके अंदर होता है उसके अंतर्गत याद रखिएगा वह व्यक्ति लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, क्या नहीं कर पाता है, लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, जब कोई सेना में भर्ती होती है तो उसका यही चेक किया जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, है ना।
अब क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी चर्चा जब हम इसको पढ़ाएंगे कि अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं, तो उसमें हम भलीभांति तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना जानिए। और सिकल सेल एनीमिया का दूसरा नाम जो होता है वह रक्त अल्पता के नाम से जाना जाता है। रक्त अल्पता का तात्पर्य होता है कि इसमें जो स्किल से ही आपको स्पष्ट है, स्किल माने क्या होता है, हंसियाकार। इसको एक रोग और नाम से जानते हैं, हंसियाकार रोग भी इसको कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो केंद्रक पाया जाता है रुधिर कणिकाओं में, यह केंद्रक क्या होता है, अर्धचंद्राकार, मतलब चंद्रमा के आकार का हो जाता है। और अगर यहीं से हम थोड़ा सा ऐसे बना दें तो यह कैसा बन गया, देखिए हंसिया की तरह बन गया, बनाना। तो आप स्पष्ट रूप से याद कर लीजिए कि यह रोग कैसा हो जाता है, एकदम हंसियाकार हो जाता है। इसीलिए इसको हंसियाकार या रक्तअल्पता या सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। इसमें निरंतर क्या होता है, यह एक आनुवंशिक रोग है, और अगर माता पिता में हो गया तो उनकी संतानों में भी निरंतर यह होता रहता है, और निरंतर उनमें खून की क्या होती है, कमी पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रुधिर वर्ग पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। रुधिर वर्ग की खोज किसने किया या ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया, तो स्पष्ट रूप से याद कर लीजिए रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था। तो रुधिर वर्ग की खोज किसने किया है, तो खूब ध्यान से इसको याद कर लीजिए। देखिए रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। किसने किया, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया है। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज किया। और ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। ठीक है, ए बी और कौन सा, ओ ग्रुप होता है। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखिए, इसका बंटवारा किसके आधार पर किया गया, तो 2 प्रकार की प्रोटीन होती है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजन, और दूसरा क्या कहलाता है, एंटीबॉडीज कहलाता है। ठीक है, एंटीबॉडीज। ठीक है, कौन कौन, एंटीजन और एंटीबॉडीज। एंटीजन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिजन, और एंटीबॉडीज को क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी के माध्यम से इसका क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। आप कहेंगे कि सर ये एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या है, तो एंटीजन जो होता है यह रुधिर कणिकाओं में पाई जाती है, और एंटीबॉडीज की बात करें तो यह रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी, ये पाई जाती है। इसी के आधार पर हम लोग निर्धारण करते हैं ग्रुप का, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, और कौन सा ग्रुप ओ का हम लोग क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। अब देखिए कौन किसका रक्त आधान कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि कौन किसको आधान करता है, तो ब्लड ग्रुप ए वाला, ध्यान से देखिए, इसका हम ज़बरदस्त आप लोगों को फिगर बनवाएंगे जब इसका हम नोट बनवाएंगे। फिलहाल हम लोग जनरल पढ़ लेते हैं, ए बी और चौथा क्या, ओ। ए ग्रुप वाला व्यक्ति ए ग्रुप को दे सकता है, बी ग्रुप वाला बी ग्रुप को, ए बी ग्रुप वाला जो है वो ए बी ग्रुप वाले को, और ओ ग्रुप वाला क्या करता है, ओ ग्रुप वाले को ब्लड अपना दे सकता है। और किसको दे सकता है, ए ग्रुप वाला ए बी वाले को दे सकता है, बी वाला ए बी को दे सकता है, और ओ वाला ए को भी प्रदान कर सकता है, बी को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है। इसीलिए ए बी ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है, और क्या करता है, ओ को क्या कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। क्योंकि ओ ग्रुप का व्यक्ति अपना ब्लड किसी भी व्यक्ति को प्रदान कर सकता है, और ए बी ग्रुप का व्यक्ति क्या करता है, सबका रक्त ग्रहण कर सकता है। इसलिए ए बी को सर्वग्राही और ओ को क्या कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। समझ गए आप लोग। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो जनरल था ना, अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए अगर दूसरे ग्रुप को यह व्यक्ति रक्त दे देगा अपना, तो दाता का तो कुछ नहीं होगा, देने वाले को दाता और रक्त लेने वाले को ग्राही कहा जाता है। तो दाता का तो कुछ नहीं होगा,
लेकिन जो ग्राही होगा उसके शरीर में रक्त का थक्का जम जाता है और अंतोगत्वा उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो जनरल हुआ। अब फिर भी ऐसा होने लगा, तब कार्ल एंड स्टीनर ने फिर प्रयोग करना शुरू किया और दोबारा प्रयोग किया। तो इसके पास एक थे बंदर था, क्या था, बंदर था, वानर। और उसी बंदर का नाम क्या था, उसी बंदर का नाम रिसस था, या रहिसस भी कहीं कहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, अर्थात अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो इसका नाम क्या दिया इन्होंने, आर्यच दिया, आर्यच फैक्टर, क्योंकि इन्होंने जो है इस बंदर के नाम पर ही अपना प्रयोग किया था। और इस बंदर पर जब इन्होंने प्रयोग किया तो इसका नाम क्या दे दिया, आर्यच फैक्टर दिया। और इन्होंने बताया कि इस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जो प्रोटीन इस बंदर के अंदर पाई गई थी, और वह प्रोटीन थी एंगुलिटिनोजेंस। फिर से सुनिए, वह प्रोटीन क्या थी, एंगुलिटिनोजेंस। तो जिस व्यक्ति के अंदर एंगुलिटिनोजेंस नामक प्रोटीन मौजूद होती है, उस व्यक्ति का आरएच फैक्टर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और जैसे मान लीजिए किसी का ग्रुप ए है, उसके अंदर यह मौजूद है, तो उसका ए क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नहीं मौजूद है तो आरएच क्या होता है, निगेटिव हो जाएगा। अर्थात ए है तो ए क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ पाए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। और अगर कभी क्या होता है, मान लीजिए माता पिता में से आरएच फैक्टर का जो है एक आरएच पॉजिटिव और दूसरा क्या हो, आरएच निगेटिव हो, अगर ऐसी कंडीशन में दोनों का विवाह हो जाए, है ना, तो जो इनसे संतान उत्पन्न होती है वह संतान पहली संतान का तो कुछ नहीं बिगड़ता, बच जाती है, लेकिन दूसरी संतान जो होती है या तो गर्भ के दौरान मृत्यु हो जाती है या तो जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसमें एरिथ्रोब्लास्टोलासिस फोर्टिलिस नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी, एरिथ्रोब्लास्टोलोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोलासिस नामक बीमारी हो जाती है। एरिथ्रोब्लास्टोलोसिस फोर्टिलिस नामक क्या होती है, बीमारी हो जाती है। इसी कारण इस बच्चे की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब इस पर भी इलाज हो चुका है, जिसकी चर्चा हम इसका विस्तृत अध्ययन करने में आप लोगों के साथ करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका रुधिर। इसके बाद क्या होता है कि फिर आगे चल करके मान लीजिए कि हमने हृदय को पढ़ा। हृदय को देखिए, और मुख्य रूप से हम आंतरिक इसका पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आंतरिक का बहुत प्रश्न आता है, और हम बाह्य एवं आंतरिक दोनों संरचना हृदय की पढ़ेंगे। ठीक है, हृदय की आकृति कैसी होती है, तो हमारे बंद मुट्ठी के आकार का होता है ना। और इसका काम क्या होता है, इसका काम केवल होता है रुधिर का पंप करना। एकदम स्पष्ट शब्दों में जान लीजिए कि इसका काम क्या होता है, रुधिर का पंप करना। यह केवल पंप का काम करता है। और खूब ध्यान से सुन लीजिए कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा, पूर्णतः अगर हम लोग पूर्णतः बात करें कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो वृक्क में होता है, किडनी में होता है। ठीक है, किडनी में होता है। और अगर वृक्क का ऑप्शन में ना दिया गया हो और उसके अलावा क्या दे दिया गया हो, अगर फेफड़ा दिया गया हो, तो फेफड़ा में भी रक्त का शुद्धिकरण होता है, लेकिन पूर्णतः नहीं होता है। ठीक है, पूर्णतः रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, वृक्क में होता है। इसलिए वृक्क हमेशा हमारा क्या होगा, सही होगा। नए ऑप्शन मिलने के बाद अगर 4 का 4 ऑप्शन दिया हो और चारों ऑप्शन में से अगर वृक्क गायब करके फेफड़ा रखा गया हो, तो आपका फेफड़ा सही होगा। ठीक है ना, आगे देखिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हृदय के हमारे किस भाग में शुद्ध और अशुद्ध रक्त भरा होता है, यह भी प्रश्न आता है। हृदय को हम 4 इस प्रकार भाग में बांट लेते हैं। यह हमारा मान लेते हैं कि बायां भाग है, और यह हम इसको मान लेते हैं कौन सा, दायां भाग है। ठीक है, हमारा ये दायां है, ये बायां है, आपका ये दायां और ये बायां होगा। ठीक है, तो उससे घबराने की बात नहीं है।
तो रक्त फिल्टर होने के लिए सबसे पहले किस भाग से प्रवेश करता है? तो हृदय के दाएं आलिंद से प्रवेश करता है। ऊपर के भाग दोनों आलिंद होते हैं और नीचे के दोनों भाग क्या होते हैं? निलय होते हैं। यह आलिंद है और नीचे का भाग क्या है? यह निलय है। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया आपको, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। अब दाएं से प्रवेश करता है और इसमें क्या होता है? स्पंदन होता है, संकुचन होता है, और उसी संकुचन गति के कारण हृदय हमारा जितनी बार धड़कता है उतनी बार कर्माकुंचन की गति करता है। और गति करने में हृदय यहाँ से क्या होता है? यहाँ छिद्र पाया जाता है, कपाट पाया जाता है, त्रिवलीय कपाट स्थित होता है, और इसी कपाट से होता हुआ रुधिर प्रवेश कर जाता है कहाँ? निलय में। अब ध्यान दीजिएगा, निलय से एक धमनी लगी होती है, ध्यान रखिएगा, ये क्या लगी होती है? धमनी। और इस धमनी को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी धमनी, और इसी को क्या कहा जाता है? फुफ्फुसीय धमनी के नाम से जानते हैं, है ना। यह प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे धमनी में शुद्ध रक्त बहता है तो कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? तो ध्यान रखिएगा, फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। और रक्त यहाँ से निलय से आता है किसके द्वारा? धमनी के द्वारा। कौन सी धमनी? पल्मोनरी। और पल्मोनरी को और क्या नाम से जानते हैं? फुफ्फुसी धमनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इस धमनी से रक्त सीधे प्रवेश कहाँ कर जाता है? फेफड़ा में। एक प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि हृदय के किस भाग से फेफड़े में रक्त प्रवेश करता है? तो स्पष्ट रूप से याद कर लीजिए, दाएं निलय से प्रवेश करता है। भूल जाइएगा तो याद कर लीजिएगा कि हम हर काम, अपना शुभ काम किस काम से करते हैं? दाहिने हाथ से करते हैं। तो दाहिने से ही ये क्या होता है? शुरू होता है। ठीक है, अब देखिए, अब फेफड़े से एक यहाँ पर और लगी होती है। अब फेफड़ा में चूंकि रक्त क्या हो गया? शुद्ध हो गया, और शुद्ध होने के कारण ध्यान रखिएगा, दाएं वाले में अशुद्ध और बाएं वाले में शुद्ध होता है। अब यहीं से रक्त क्या होता है? सीधे प्रवेश कर गया कहाँ? फेफड़ा में। और जब फेफड़े में प्रवेश किया, रक्त का शुद्ध हुआ, तो यहीं पर एक क्या लगी होती है? सीरा तंत्र लगा होता है। और वह सीरा कौन सा होता है? तो याद करिएगा, पल्मोनरी सीरा होता है। और पल्मोनरी सीरा के साथ साथ इसी को क्या कहते हैं? फुफ्फुसी सीरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, रक्त सीधे प्रवेश कर गया कहाँ? बाएं आलिंद में। पुनः प्रश्न पूछता है कि हृदय के किस भाग में फेफड़े से रक्त प्रवेश करता है? तो ध्यान करिएगा, फेफड़े से रक्त निकल करके कहाँ प्रवेश करता है? बाएं निलय में। और बाएं निलय से प्रवेश कर जाता है कहाँ? बाएं, सॉरी, ये देखिए आलिंद है, ये बाएं आलिंद से प्रवेश कर जाता है, और बाएं आलिंद से कहाँ चला जाता है? बाएं निलय में चला जाता है। और बाएं निलय से फिर यहाँ से पूरी धमनियाँ लगी होती हैं, धमनियों का एक रूप धमनिकाएँ होती हैं। धमनिकाएँ बार बार क्या करती हैं? संकुचन का काम करती हैं, और संकुचन करते समय धमनिकाएँ टूट जाती हैं। और जब बार बार धमनिकाएँ संकुचित होते होते टूट जाती हैं, तो यही धमनिकाएँ टूट करके सिरकाएँ बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सिरकाएँ बनाती हैं। यही सिरकाएँ आपस में जुड़ करके सिराएँ बनाती हैं, और यही सिराएँ आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करती हैं? तो सिरा तंत्र का निर्माण करती हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? धमनी और सिरा को ही कहा जाता है रुधिर वाहिनियाँ कहा जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ रहा हो तो लिखिए कमेंट में, हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा लसिका तंत्र। लसिका तंत्र भी क्या होता है? लसिका तंत्र में जो होती हैं छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, और इस गांठों को लिम्फोसाइट्स गांठें कहा जाता है। और हमने क्लास में पढ़ाते समय आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया भी था कभी कभी कि जो है हमारे शरीर में क्या होती हैं, ये क्या करती हैं? लसिका गांठें छोटी छोटी हमारे शरीर में पाई जाती हैं। जब भी कोई जीवाणु या कीटाणु या शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो ये लसिकाएं क्या करती हैं? उनको ले जाती हैं, और ले जा करके हमने आपको पढ़ाते समय बताया था कि क्या करती हैं? कहती हैं आओ आओ मेहमान आ गए हो, आओ। और ले जाती हैं इनको बहका करके, खूब एकदम बढ़िया चूना पालिश लगा करके ले जाती हैं। कहती हैं आओ चलो चलते हैं कहाँ? मेहमान नवाजी करने। और जब ले जाती हैं तो ले जा करके इन्हीं लसिका गांठों में इनको बंद कर देते हैं। अब बंद करने के बाद
इनको क्या करती हैं, इनका स्वागत कैसे करती हैं। इनका स्वागत हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करती हैं। अब आप समझ गए होंगे कितना बढ़िया स्वागत होता होगा। और इनको ले जा करके पूरा एकदम वहीं में क्या करती हैं, इनको इनका पूरा तरह से इनको नष्ट कर देती हैं। इनको मार पीट के इनको ख़त्म कर देती हैं और ख़त्म करने के बाद इनका भक्षण करते हैं। अगर भक्षण नहीं हो पाता है, किसी कारणवश नहीं भक्षण कर पाई, तो वही मवाद बन जाता है और मवाद बनने के बाद उसको फोड़ा के रूप में बाहर क्या कर देती हैं, निर्गत कर देती हैं। ठीक है भैया, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और फिर हम इसके आगे अब अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और उस समय आपको एक एक पॉइंट करके आपको भली भांति प्रकार से हम नोट भी करवाएंगे। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो यस लिख दीजिए, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, खूब मेहनत से पढ़िए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और बचा करके रहिए। हर प्रकार से अपने सेहत पर ध्यान दीजिए, पोषक तत्वों का सेवन कीजिए, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, धन्यवाद।